क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक चीज़ें कंप्लीट की थी वो हमारी डे टू डे लाइफ में सराउंडिंग में जितने भी आर्टिफिशियल कलर्स या फिर मैं कहूँ आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस, इनसे हम जो डे टू डे लाइफ में एनकाउंटर करते हैं, इस पे बातचीत की थी। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आप अपने आजू बाजू आर्टिफिशियली देख रहे हो वो नुकसानदायक ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें आपके लिए अच्छी भी हो सकती हैं। तो अभी जो तुम्हारा पेज नंबर 161 है, यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफिशियल चीज़ों के बारे में या आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में तुम्हें बताया गया है, जिनको हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और इन्होंने हमारी ज़िंदगी को, हमारी लाइफ को और ज़्यादा पीसफुल बनाया है। जिनमें पहला जो टॉपिक तुम्हारी बुक में दिया गया है वो कौन है भाई? पाउडर कोटिंग। अब ये पाउडर कोटिंग होती क्या है और ये की क्यों जाती है? पाउडर कोटिंग इज़ बेसिकली लाइक का एप्लीकेशन ऑफ पेंट, बट इसकी टेक्निक अलग होती है। हम लोग क्या करते हैं, पेंट का डब्बा लाते हैं, पेंट को उठाया, ग्रिल्स में, दरवाज़ों के चौखट में, खिड़कियों में, गेट्स में लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों लगाते हैं हम लोग पेंट? क्योंकि हाँ, जो यूजुअली कई लोग जो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो लोहे के करते हैं। अब लोहे की टेंडेंसी होती है क्या? जंग। अगर वो आउटर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो जंग पकड़ लेगा। तो पेंट हम लगाते हैं ताकि 1 साल 1.5 साल तक कम से कम वो जंग से बचा रहे। डिपेंड कि आपने कितनी कैसे क्वालिटी का क्या पेंट लगाया। फिर हो गया आपका पेंट, ये हो गया प्रोसेस की पेंटिंग हम लोग करते हैं। पेंटिंग के जैसा ही है पाउडर कोटिंग, बट उससे थोड़ा सा और वेल एडवांस। क्यों भाई वेल एडवांस क्यों? क्योंकि जैसे हम लोगों के घरों में माइक्रोवेव होते हैं, वैसी बहुत बड़े बड़े इस कमरे के साइज़ के बड़े बड़े अवन्स होते हैं, बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, ठीक है। उसमें एक तरफ से आप डिज़ायरेबल कलर का पेंट डाल देते हो, जो भी कलर का आपको पेंट चाहिए, और उन भट्टियों के अंदर में एकदम हाई टेम्परेचर पे उन ऑब्जेक्ट को डाल देते हो। तो वो जो पेंट होता है ना, वो कम्प्लीटली उस हाई हीट वाले टेम्परेचर में उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एकदम अच्छे से चिपक जाता है। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? पाउडर कोटिंग। यानी कि पेंट से भी ज़्यादा ताकतवर तरीके से, मतलब पेंट ही लगा रहे हो, ऐसा नहीं कि कुछ अलग लगाते हैं, लगता पेंट ही है, बट नॉर्मल पेंट का एप्लीकेशन कैसा होता है? ब्रश से। इसमें ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है, फर्नेस होते हैं, अवन्स होते हैं, उनके अंदर इन ऑब्जेक्ट्स को डाला जाता है जिन पे आपको पाउडर कोटिंग करनी है। और उसके बाद पेंट से भी मजबूती से ये चीज़ें क्या हो जाती हैं? चिपक जाती हैं। मतलब पेंट तो ईजीली देखना, तुम अगर स्क्रैच नहीं भी करोगे तो धीरे धीरे तुम देखोगे अपने खिड़की दरवाजों के बाद थोड़ा थोड़ा जंग पकड़ने लग जाता है, पेंट अपने आप निकल जाता है। लेकिन जो पाउडर कोटिंग वाला पेंट होता है वो इजीली आप लोगों का नहीं निकलता और लंबे समय तक क्या करता है, वो आपको जंग से क्या करके रख सकता है? बचा के रख सकता है, ठीक है। तो इतना हाई टेम्परेचर उसको क्यों देते हैं? क्योंकि आप जो भी कलर का इस्तेमाल कर रहे हो, जब आप उस कलर का इस्तेमाल करोगे तो वो कलर उस हाई टेम्परेचर पे, या जो भी आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हो, हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट हो जाने के बाद वो पूरे तरीके से प्रॉपरली क्या हो जाएगा? अपने आप उस ऑब्जेक्ट पे यूनिफॉर्मली लग जाएगा। अब ये जो मेथड है, देखो इसमें आगे बुक में अपने पॉइंट नंबर 5 में आओ, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इस मेथड में एक पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर किसी पिगमेंट का, पिगमेंट मतलब किसी कलर वगैरह का, इन सबको आपस में अच्छे से मेल्ट करके मिक्स किया जाता है, कूल किया जाता है। और उसमें जो उसने वर्ड लिख दिया ना, ग्राउंड इनटू, ग्राउंड नहीं है वो, बेसिकली वो ग्राइंड है। और बाद में इस चीज़ को एकदम अच्छे से पाउडर के फॉर्म में एकदम बारीक, जैसे अपने घर में आटा या सूजी होता है वैसा एकदम उसको बारीक पीस लिया जाता है। और इस पर्टिकुलर पाउडर को हम लोग उस मेटल सरफेस के ऊपर क्या करना शुरू कर देते हैं? स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। और जिस मशीन से ये स्प्रे किया जाता है, देखो उसका नाम वहाँ लिखा है लाइन नंबर 4 में, अंडरलाइन करो उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिपोजिशन, ESD, ये फुल फॉर्म है उस मशीन का।
ठीक है। और इससे पूरी सरफेस पर इस मशीन के वाया वो सारे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, आपके लग जाते हैं और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भट्टी में, फर्नेस में अच्छा गर्म किया जाता है, ताकि आपके मेटल और उस पर्टिकुलर पाउडर के बीच में क्या बन सके, एक प्रकार से बॉन्ड बन सके। अब बॉन्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी बड़ी क्लासेस में मिलेगी। बॉन्ड मतलब आपस में अच्छे से क्या हो सके, चिपक सके। और जब वो चिपक जाते हैं तो ये वाला जो पेंटिंग होता है, ये पेंटिंग थोड़ा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेंटिंग हाईली क्या है, ड्यूरेबल है, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। अट्रैक्टिव है, नो डाउट बहुत सुंदर दिखते हैं पाउडर कोटिंग वाले आर्टिकल्स एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेंट। पाउडर कोटिंग ज़्यादा सुंदर दिखती है। और साथ ही साथ में इसकी जो पेंट की लेयर होती है वो ईजीली बाहर आने वालों में से नहीं है। क्या ये बात भेजे में जा रही है? पाउडर कोटिंग नो डाउट आप लोहे की सरफेसेस पे भी कर सकते हो या फिर इनके ऊपर भी कर सकते हो। दिस इज़ पार्टिकल बोर्ड, MDF। ठीक है, तो वहीं आपकी देखो आखिरी लाइन पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है। पाउडर कोटिंग कैन बी डन ऑन प्लास्टिक पे भी कर सकते हो, मीडियम डेंसिटी के फाइबर पे भी कर सकते हो, डे टू डे यूज़ एज वेल। लेकिन जनरली पाउडर कोटिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, इलेक्ट्रिसिटी से रिगार्डिंग, वहाँ आपको मिलेगी। अदरवाइज नॉर्मली लोग उसको क्या करवा देते हैं, अपना ये पेंट ही करवाते हैं। चीप पेंटिंग होती है, पाउडर कोटिंग ऑब्वियस है, एक्सपेंसिव होती है थोड़ी सी। लेकिन बेस्ट मेथड कौन सा है? अगर आप लोहे को रस से बताना चाह रहे हो तो पाउडर कोटिंग। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक बार हमने पाउडर कोटिंग करा ली तो ज़िंदगी भर हमारा मेटल रस नहीं पकड़ेगा, ऐसा नहीं। लेकिन जो लोहा है पेंटिंग के कंपेयर में थोड़ा लेट पकड़ेगा, लेकिन पकड़ेगा रस जरूर। क्या ये बात भेजे में गई? चलो नेक्स्ट पॉइंट में आता है, एनोडाइजिंग तो डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होने वाला सबसे कॉमन मेथड है। तुमने अपनी लाइफ में भी चलते फिरते इधर उधर एनोडाइज मटेरियल देखे हैं। चलो पढ़ते हैं एनोडाइज मटेरियल क्या है। पहली बात तो एनोडाइजेशन वाली प्रोसेस स्ट्रिक्टली एल्यूमिनियम नामक मेटल के ऊपर की जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐरे गहरे किसी भी मेटल के ऊपर एनोडाइजेशन तुमने शुरू कर दी, ऐसा नहीं। एनोडाइजेशन स्ट्रिक्टली किस मेटल के ऊपर की जाती है? एल्यूमिनियम नामक एक मेटल है, उसके ऊपर आप ये एनोडाइजेशन कर लेते हो। ठीक है, अच्छा क्यों करते हैं भाई? क्या इसकी नीड है? इसकी नीड भी क्या है कि करोजन से बचाना। ठीक है, करोजन से क्या करना? अपने आर्टिकल को क्या करना? बचाना। अब एक एक करके पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो एनोडाइजेशन की डेफिनेशन पहली ही लाइन में लिखी हुई है कि जो नेचुरली एल्यूमिनियम पाया जाता है, नेचुरल एल्यूमिनियम, उस नेचुरल एल्यूमिनियम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करवाते हैं हवा की मदद से। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एनोडाइजेशन कहते हैं। आपको वो लेयर कितनी मोटी रखनी है, कितनी पतली रखनी है, ये आपकी मर्जी है। अब याद करो, हमने एक बार एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ा था, याद है? उसमें एक कंटेनर बनाया था, 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे, कैथोड एनोड, अंदर लिक्विड भरा था, जिसको मैंने कहा था इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। करंट पास कर रहे थे अपन लोग। तो जब हम लोग एनोडाइजेशन करते हैं ना, तो एक कंटेनर हमारे पास रहता है, एक कंटेनर हम लोगों को लेना ही लेना है। उस कंटेनर के अंदर ऐसे 2 इलेक्ट्रोड लटकाने हैं। मान लो ये कंटेनर है, इसके अंदर ऐसे 2 इलेक्ट्रोड लटकाने। एक इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा? कैथोड, और एक क्या कहलाता है? एनोड। तो मार्केट में अगर लेने जाओगे कि मैडम मुझे कैथोड एनोड लेना है, ऐसे कैथोड एनोड नहीं मिलते, वो एक ही रहते हैं। डिपेंड कि आप उसको बैटरी से कैसे कनेक्ट कर रहे हो, उस पर वो कैथोड या एनोड के जैसे बिहेव करते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में एनोडाइजेशन कैसे करें? तो एनोडाइजेशन कैसे करें में आप ऐसा एक कंटेनर लेते हो, उस कंटेनर के अंदर ऑब्वियस से आपको एक एनोड चाहिए होगा और एक कैथोड। बट बुक वाला देखो स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि अगर आप लोग एनोडाइजेशन कर रहे हो तो एनोडाइजेशन वाली प्रोसेस के दौरान पॉइंट नंबर 4, जिस भी पार्टिकल के ऊपर, जैसे मान लेते हैं इस मार्कर के ऊपर, इमेजिन ये मार्कर एल्यूमिनियम का है,
तो इस एल्यूमिनियम के ऊपर अगर मैं चाहती हूँ कि एनोडाइजेशन हो जाए, तो उस कंटेनर के अंदर जो एनोड होता है ना, उस एनोड पे हमें किसको लटकाना है, हमारे उस ऑब्जेक्ट को। यानी कि उस कंटेनर के अंदर एनोड के जैसे कौन बिहेव करेगा, जिस ऑब्जेक्ट पे आपको प्रोटेक्टिव लेयर यानी कि कोटिंग चाहिए। तो उसे मार्क करो अपनी लाइन नंबर 4 पे, एल्यूमिनियम आर्टिकल इज डिप्ड इन इट एज एनोड। क्या ये तुम लोगों ने मार्क कर लिया? अब और देखो भाई, कंटेनर अंदर से खाली तो नहीं रख सकते, कंटेनर के अंदर कोई ना कोई लिक्विड तो भरना पड़ेगा ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जो भी कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा जाता है उस लिक्विड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब हर रिएक्शन में सेम इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता, ये ऑब्वियस है। हर रिएक्शन का इलेक्ट्रोलाइट अलग होगा। अगर तुम्हें कुछ और करना है तो कुछ और, तुम्हें कुछ और करना है तो कुछ और, सेम नहीं हो सकता। तो इस प्रोसेस में नीचे कंटेनर में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, जो पॉइंट अपन ने अभी मार्क किया उसी पॉइंट के ऊपर में देखो क्या लिखा है उसमें, डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे उस कंटेनर में, ताकि उसके अंदर हमारे एनोड और कैथोड क्या हो सके, डिप हो सके। तो एनोडाइजेशन क्या है, प्योर एल्यूमिनियम के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग करना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडाइजेशन। इसको करने के लिए एक कंटेनर चाहिए, कंटेनर के अंदर ऑब्वियस है एनोड और कैथोड चाहिए। एनोड के जैसे कौन बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट जिस पे तुम कोटिंग करना चाहते हो, और नीचे ऑब्वियस है तुम्हें एक लिक्विड भरना पड़ेगा, खाली तो नहीं रख सकते। तो वो लिक्विड आप कौन सा रख रहे हो, डाइल्यूट एसिड। फिर ऑब्वियस है अपने सर्किट में तुम बैटरी कनेक्ट करोगे जो बिजली प्रोवाइड करेगी। जैसे ही तुम ऑन करोगे उस सेल के अंदर से बोलो क्या होना शुरू हो जाएगा, करंट पास होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे रिएक्शन होगी। और रिएक्शन के बाद जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो उसके नीचे वाली लाइन में पढ़ो, क्या लिखा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा रिएक्शन कंप्लीट होती जाएगी, और जो एनोड है उस एनोड पे कौन सी गैस आके जमा होने लगेगी, ऑक्सीजन गैस। और हाइड्रोजन गैस कहाँ जमा होने लगेगी, कैथोड पर। यानी कि एनोड पे क्या जमा होने वाला है, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे क्या जमा होने वाला है, इसीलिए फर्स्ट लाइन में उसने क्या बोला था कि प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से। हमने हमारा ऑब्जेक्ट एनोड पे लटकाया है तो ऑक्सीजन गैस भी कहाँ आ रही है, एनोड पे आ रही है। जैसे ही वो ऑक्सीजन गैस आती है एनोड पर, एल्यूमिनियम उसको दूर से देख लेता है, अच्छा ऑक्सीजन तो मेरे पास आई हूँ। और जैसे ही ऑक्सीजन उसके पास आती है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या शुरू हो जाता है, रिएक्शन। ठीक है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या शुरू हो जाता है, रिएक्शन। Al यानी कि एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन यानी कि O2, दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, Al2O3। इसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पढ़ो, वही तुम्हारी नेक्स्ट लाइन में लिखा भी है कि ऑक्सीजन किससे रिएक्ट कर लेता है, आपके लेयर से, और देखो क्या बना लेता है, आपकी एक लेयर बन जाती है। किस चीज़ की लेयर बनती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। यानी कि Al + O2 विल गिव यू व्हाट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि कौन, Al2O3। और यही लेयर उस पर्टिकुलर आर्टिकल को, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आगे जाके क्या करती है, फर्दर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से क्या करने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। क्योंकि जो हवा में ऑक्सीजन है ना वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर लेता है, लेकिन अगर उसी एल्यूमिनियम के ऊपर आप Al2O3 की लेयर लगा दो तो वो ऑक्सीजन फिर Al2O3 के अंदर के एल्यूमिनियम तक पहुंच भी नहीं पाता। मतलब इसको ऐसा समझो कि तुम्हारी बुक इज़ लाइक अ एल्यूमिनियम। अगर तुम उस पर कवर नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारे जितने भी डैमेजेस होते हैं तुम्हारी बुक में, धूल लगती, मिट्टी लगती, खाना गिर जाता है, पानी गिर जाता है, तेल लग जाता है, वो सीधा सीधा किस पे लग जाएगा, बुक पे। अगर तुम उस बुक पे कवर करा दो, उसकी अच्छे से वाइंडिंग करा दो, एकदम अच्छे से रखो, तो जो भी गंदगी होती है ये सब बोलो किसको मिलेगी, कवर को मिलेगी, और अंदर से बुक क्या रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी।
तो ये वही होता है कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन था वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया, ये हमको नहीं चल रहा है। ऐसे में तुम्हारा एल्यूमिनियम इस लोहे के जैसे क्या होने लगेगा, खराब होने लगेगा। तो एल्यूमिनियम को कैसे बचाएं? क्या पेंट कर लें एल्यूमिनियम पे? नहीं, एल्यूमिनियम पे पेंट कैसे कर सकते हैं? उसको तो हम कई बार अपने बर्तनों के तौर पे भी यूज़ करते हैं। फिर क्या करें? तो उन्होंने ये सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इस एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कोटिंग लगाते हैं। बट द क्वेश्चन इज, किस चीज़ की कोटिंग लगाते हैं? ऐसी एरी गैरी किसी भी चीज़ की तो कोटिंग नहीं लगा सकते ना। तो एल्यूमिनियम के ऊपर कोटिंग की जाती है, बोलो किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। कोटिंग कितनी मोटी रखनी है वो तुम्हारी चॉइस है। देखिए, एल्यूमिनियम के ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग होती है क्या? नहीं। एल्यूमिनियम के ऊपर किसकी कोटिंग होती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज लाइक अ कवर ऑफ योर बुक। अगर एटमॉस्फेयर से कोई भी ऑक्सीजन आएगा तो क्या अंदर वाले एल्यूमिनियम तक पहुंच पाएगा? क्या नहीं। जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, जैसे अपनी स्किन, जैसे ये तुम्हारे जैसे तुम लोग की शर्ट्स है हाफ स्लीव्स, अपनी शर्ट को ऐसे रोल अप करके देखोगे तो जितने यहाँ की स्किन वाइट होती है और यहाँ की स्किन थोड़ी सी डार्क होती है। क्यों? क्योंकि इस कपड़े ने इस तरह की स्किन को क्या करके रखा है? प्रोटेक्ट करके रखा है। और जहाँ पे तुम्हारा स्लीव्स नहीं है, जहाँ पे कपड़ा नहीं है, वो एरिया क्या हो रहा है? डायरेक्ट एक्सपोज हो रहा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एल्यूमिनियम के ऊपर क्या बना लेता है? लेयर, जिससे जितने भी ऑक्सीजन को आकर अटैक करना है वो सारे एक्चुअल एल्यूमिनियम तक पहुंच पाते हैं क्या? नहीं। सब किससे अटैक करते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलता मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से एल्यूमिनियम की प्रोटेक्शन करने का काम कौन करता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कलर अच्छा नहीं है, बहुत ही बुझा बुझा सा, मनहूस सा, मरा मरा सा कलर है, डल। जैसे कि तुम लोगों ने घर में बर्तन देखे होंगे, डब्बे, एल्यूमिनियम के डब्बे होते हैं, जर्मीनियम के डब्बे होते हैं, खाना स्टोर करने। स्टील के डब्बे तो देखते ही अपन, चम 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 चमकते हैं। थोड़े से जर्मेनियम टाइप के भी होते हैं, एल्यूमिनियम टाइप के भी होते हैं। इनका ना कलर ग्रे कलर से भी एकदम हल्का सा कलर होता है, मतलब स्टील के जैसा उतना ही अट्रैक्टिव नहीं लगता। अब भाई इंसान को प्रोटेक्शन तो चाहिए, बट साथ में खूबसूरती भी तो चाहिए, कि खूबसूरत भी दिखना चाहिए मेरे घर में आया हुआ सामान। तो ये आपकी चॉइस है। इस प्रोसेस में अगर आप थोड़ा सा कलर डाल दोगे तो प्रोटेक्शन जो हो रही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर बन रही है, वो लेयर कलरफुल लेयर हो जाएगी। आप अपनी चॉइस का कलर डाल सकते हो। क्या बात दिमाग के अंदर जा रही है? अपनी चॉइस का कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, गोल्डन कलर, ब्राउन कलर, जो कलर डालना है डाल दो। तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? एल्यूनाइजेशन या फिर एल्यूनाइजिंग। तो ये मेथड किस मेटल के लिए है? एल्यूमिनियम। इसके ऊपर लेयर किसकी मदद से बनाई जाती है? एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम की मदद से बनाओगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस आती कहाँ से? एटमॉस्फेयर से पकड़ पकड़ के लाते हैं क्या ऑक्सीजन को? नहीं। एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर एनोड और कैथोड को सेल से कनेक्ट करते हैं और नीचे क्या भर देते हैं? डाइल्यूट एसिड। अच्छा, एनोड कौन बनता है इस केस में? वो खुद तुम्हारा ऑब्जेक्ट। अच्छा, और फिर जैसी करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, धीरे धीरे एनोड पे क्या जमा होने लगती है? ऑक्सीजन गैस। और कैथोड पे क्या जमा होती है? हाइड्रोजन गैस। जो एनोड पे लेकिन ऑक्सीजन के अलावा वो ऑब्जेक्ट भी तो रखा है ना, जिसको हम कोटिंग करना चाहते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट किस चीज का है? एल्यूमिनियम का। वो गैस कौन हो गई? O2। वो दोनों के बीच में रिएक्शन होकर क्या बनाना शुरू कर देता है? और यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर, जो एल्यूमिनियम को फर्दर क्या करती है? रिएक्शन होने से बचाती है। क्या ये बात भेजे में गई? बस खत्म। इतना सिंपल सा था। तो दो टॉपिक हो गए, एक हो गया पाउडर कोटिंग और एक कौन सा हो गया? एनोडाइजेशन। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं सिरेमिक। सिरेमिक तो मेरे हिसाब से तुम सभी लोगों ने देखा ही है। सिरेमिक ना देखा हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे टाइल्स जो इस्तेमाल होती हैं, ये सिरेमिक टाइल्स होती हैं। टाइल्स में भी दो प्रकार आते हैं, मैं अभी थोड़ा भूल गई हूँ। जब काम चल रहा था तब मुझे याद थे कि दो प्रकार के होते हैं, एक स्क्रैच वाले, एक बिना स्क्रैच वाले, पता नहीं क्या क्या। बट टाइल्स को अगर तुम तोड़ दो तो टाइल अंदर से कैसी दिखती है?
कभी टूटी हुई टाइल देखी है ना, उसका अंदर से कैसी दिखती है वो, ऊपर से तो ये चमचम चमचम चमक रही है, क्या अंदर से भी ऐसी चमकती हुई रहती है क्या? नहीं। जो टाइल जिस मटेरियल से बनती है दैट मटेरियल इज सिरामिक। चाय पीने के कप, मग फूट गए, फूटने के बाद कैसे उनकी अंदर की लेयर दिखती है ना, दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? सिरामिक। तो सिरामिक बेसिकली हमारी डे टू डे लाइफ में अब हर जगह है। किचन के कुकवेयर, भाई अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चाय के कप, मग्स, क्रॉकरीज, है ना, कोई अच्छे अच्छे गेस्ट आ गए तो सुंदर सुंदर निकले हुए खाना रखने वाले बर्तन, ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? सिरामिक। टाइल सिरामिक, बहुत ही प्यारे प्यारे देखना फ्लावर पॉट्स भी आते हैं सिरामिक के बने हुए, गमले आते हैं अलग अलग शेप के, किसी में कुछ बना है, किसी का कुछ बना है, किसी में कछुआ बना है, किसी में कुछ बना है सिरामिक्स के। तो ये तुम्हारे सिरामिक के बारे में, इसके डे टू डे लाइफ के बारे में कि कहाँ पाया जाता है ये। बट सिरामिक आखिर बनता कैसे है? तो तुम्हारी बुक में देखो बाजू में एक नीले डब्बे में सिरामिक कैसे बनाएं इस बारे में एक छोटा सा आर्टिकल दिया। बोल रहा है कि जैसे हम आटा गूंथते हैं, आटे में पानी डाल के जैसे आटे को गूंथते हैं, वैसे ही वो बोल रहा है कि आप क्ले को लो और क्ले को नीड करो पानी के साथ। नीडेड मतलब उसको गूंथो पानी के साथ, अच्छे से उसको मिक्स कर लो और बाद में जो शेप देनी है दे दो, और बाद में इसी शेप दिए हुए क्ले को धूप में नहीं सुखाना है। अगर धूप में सुखाओगे तो क्या बन जाएगा? वो मिट्टी के घड़े। लेकिन इसको कहाँ सुखाना है बोलो? एक भट्टी में, एक बड़े से अवन में, जहाँ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 1000 से 1050 डिग्री सेल्सियस। तो जाके आपको एक फुसफुसा सिरेमिक मिलता है, लो क्वालिटी सिरेमिक, मतलब जो कि उतना हार्ड, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब भाई कई लोग कम पैसों में उसी फुसफुसे सिरेमिक को मार्केट में बेचते हैं। तुम्हें मार्केट में चाय के कप वो भी मिलेंगे जो हो सकता है 200 रुपी दर्जन हो, वो वाले भी मिलेंगे जो 40 रुपी दर्जन हो। क्या डिफरेंस है? यही चीज़ का डिफरेंस है कि भट्टी से निकलने के बाद वो जो सिरेमिक मिलता है वो पोरस होता है, फुसफुसा। अब आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलरली क्या हो जाए बोलो? आपका सुंदर दिखे। सुंदर यानी कि ऐसा कि अगर उसके अंदर पानी डाले तो पानी उसके अंदर घुसना नहीं चाहिए। पोरस मतलब उसके अंदर इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कि अगर पानी के कांटेक्ट में आएगा तो पानी उसके अंदर घुस जाएगा, स्पॉन्ज के जैसे। तो हम नहीं चाहते कि सिरेमिक के अंदर पानी घुसे, तो हम लोग क्या करते हैं, पोरोसिटी उसकी हटाने के लिए, पढ़ो क्या लिखा हुआ है 4th लाइन में, कि जो गरम गरम ऑब्जेक्ट निकलता है भट्टी से उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, कांच का पानी चढ़ा देते हैं। जैसे तुमने देखना कई लोगों को सुना होगा मांझा बनाते हैं, मांझे के धागे के ऊपर भी कांच का पानी चढ़ाते हैं। वैसे तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट सुना तो है ना कांच चढ़ाते हुए। उनके अकॉर्डिंग कांच चढ़ाने से वो और तेज़ हो जाता है, बट इससे एनिमल्स को और बेसिकली ह्यूमंस को भी कई बार एक्सीडेंट फेस करना पड़ता है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो कांच का पानी चढ़ा देते हो और उसके बाद उसको वापस से भट्टी में रख देते हो, तो जिसकी वजह से अब आपकी जो डॉट 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 है वो डॉट डॉट के ऊपर बोलो काई की लेयर आ गई, कांच की। तो डॉट डॉट पीछे उसके क्या हो गए, छुप गए, तो उसकी पोरोसिटी वाली समस्या हो गई ख़त्म, और चमकने भी लगता है। फिर तुम्हें जो डिज़ाइन देनी है दे दो और इससे तुम्हारा सिरेमिक खूबसूरत सा बन जाता है। क्या बात भेजे में गई। नेक्स्ट टॉपिक, पोरक्लेन। अब भाई ये पोरक्लेन क्या है? पोरक्लेन भी सिरेमिक वाली प्रजाति का ही एक प्रकार है, बस फ़र्क इतना है कि पोरक्लेन बनाने के लिए स्पेशली वाइट मिट्टी का इस्तेमाल। देखो तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, सॉइल अलग अलग कलर की होती है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, है ना, अलग अलग प्रकार की सॉइल्स पड़ी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो वही बोल रहा है कि पोरक्लेन को बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इट इज़ मेड बाय यूजिंग दी वाइट क्ले कॉल्ड कैलीन, फाउंड इन चाइना। पोरक्लेन को तुम मार्केट में ना एक और नाम से जानते हो, जैसे तुम लेट से कांच के कुछ कप्स खरीदने गए, मतलब वही मिट्टी वाले, तो
दुकानदार को ये बोलना होता है भैया मुझे चाइना बोन वाले कप दिखाइए, एकदम हार्ड होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, हल्के होते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, एकदम चमकदार। मतलब नॉर्मल सिरेमिक के अलग दिखते हैं जो अपन डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, चाइना बोन वाले जो कप होते हैं वो बहुत सुंदर दिखते हैं। तो ये वाइट मिट्टी यानी केओलिन से जब बनाए जाते हैं तब इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का पोर्क्लेन कहते हैं। और इसके अलावा क्या कह रहा है कि इस मिट्टी में हम लोग कांच मिक्स करते हैं, जब कप टूटता है तो कांच गड़ता है ना, क्यों भाई, वो तो मिट्टी से बना हुआ है, कांच क्यों भी करता है, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग कांच की लेयर लगाते हैं। फिर ग्रेनाइट पता है, ग्रेनाइट पत्थर होता है, ये जो सीढ़ियों पे लगा है ग्रेनाइट है, ये मिक्स किया जाता है ताकि वो कड़क हो। और भी बहुत सारे मिनरल्स हम उसके ऊपर मिक्स करते हैं, उसको गूंथते हैं और अगेन 1200 से लेके 145 डिग्री सेल्सियस तक उसको क्या कर देते हैं, हीट करने के लिए छोड़ देते हैं। बस हो गया और सुंदर सुंदर हमारे पोर्क्लेन बनकर बाहर। अब फिर देखो उसी पोर्क्लेन में मैं तुम्हें बोन चाइना के बारे में बताई थी, बोन चाइना के बर्तन ये सुंदर तो बहुत होते हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इन बर्तनों को बनाने के लिए जो बेचारे जानवर होते हैं उनकी हड्डियों की राख का इस्तेमाल किया जाता है। चाइना की जो क्ले है, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा, उसी क्ले में अगर आप हड्डियों का इस्तेमाल कर लो, पोर्क्लेन में ही हड्डियों की राख का इस्तेमाल कर लो तो वो और हार्डर हो जाता है और फिर वो क्या कहलाने लगता है, बोन चाइना। तो पोर्क्लेन से भी थोड़ा हल्का कौन है, सिरामिक से मजबूत कौन है, पोर्क्लेन, और पोर्क्लेन से भी ज़्यादा मजबूत कौन है, बोन चाइना। और फिर आखिरी में बुक में दिया है एडवांस्ड सिरामिक्स। एडवांस सिरामिक्स मतलब देखो क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जिसका नाम क्या है, Al2O3, जिरकोनिया ZrO2, सिलिका SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, बोरॉन कार्बाइड B4C, इन सब का इस्तेमाल करो मिट्टी छोड़कर। वो ये बोल रहा है अगर आप इन केमिकल का इस्तेमाल करोगे और इन केमिकल्स को पानी के साथ गूंथ कर, शेप देकर और फिर भट्टी में गरम गरम करने के लिए रखोगे तो इस पर्टिकुलर केमिकल से बने हुए बर्तन क्या कहलाते हैं, एडवांस सिरामिक। और उसने आगे बोला है इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सिंटरिंग कहते हैं। तो ये लास्ट पैराग्राफ से तुमको डिफाइन आ सकता है कि डिफाइन सिंटरिंग। तो डिफाइन सिंटरिंग क्या कहोगे कि अगर हम ऑक्साइड्स लें एल्यूमिनियम के, ब्रैकेट में Al2O3, जिरकोनिया ZrO2, सिलिका SiO2 और सिलिकॉन कार्बाइड या बोरॉन कार्बाइड, और इनको मिट्टी की जगह इस्तेमाल करें और फिर इनको भट्टी में अगर गर्म करके इनको शेप वेप देकर अगर इस्तेमाल करें तो इस एंटायर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सिंटरिंग कहते हैं। क्यों सिरेमिक, क्यों पोर्क्लेन, क्यों इतने ज़्यादा डे टू डे लाइफ में काम आ रहे हैं, मिट्टी के बर्तन क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि जो नॉर्मली घड़े जो मिट्टी के बनते हैं जिसमें हम लोग ठंडा ठंडा पानी रखते हैं उसके बर्तन भी होते हैं, मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। मिट्टी के बर्तन की एक ड्रॉबैक है, ये ज़्यादा हीट नहीं ले पाते, मतलब इनकी एक हीट को झेलने की एक कैपेसिटी है। आप बोलोगे यार जम के हीट दूंगा मैं इसको, तो ये नहीं ले सकते, ये टूट जाएंगे ज़्यादा हीट मिलने पर। लेकिन सिरेमिक्स जो हैं वो बिना टूटे आपके हाई टेम्परेचर को बोलो क्या कर सकते हैं, झेल जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? जो मिट्टी के बर्तन होते हैं अगर खरीदोगे तो उसके साथ एक डिस्क्लेमर लिख के आता है, इन्हें साबुन से मत धोना क्योंकि वो पोरस होते हैं, उनमें छेद होते हैं। साबुन का जो भी केमिकल है वो क्या हो जाएगा, उसके पोर्स के अंदर घुस जाएगा और बर्तन के अंदर ही रह जाएगा, कभी बाहर ही नहीं निकलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम खाना बनाओगे तो वही केमिकल निकाल के खाने में आ जाएगा। सिरेमिक्स के साथ ऐसा नहीं होता, इनमें पोर नहीं होते, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, इसीलिए सिरेमिक्स की यूटिलिटी आजकल क्या हो गई है, ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ स्पेशल टाइप के सिरेमिक टाइल्स होती हैं जिनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है,
जो ऊपर बड़े बड़े स्पेस शटल जाते हैं उनमें किया जाता है उनके आउटर लेयर को बनाने के लिए, ताकि सन जो रहता है, सन की जो सरफेस, सन की जो हीट एनर्जी है उससे वो क्या नहीं होना चाहिए, इंजर्ड या डैमेज नहीं होना चाहिए स्पेस शटल। फिर और एप्लीकेशन है कि कुछ सिरेमिक्स का यूज़ ऐसा होता है सुपर कंडक्टर्स। तो ये तुम्हारा आखिरी पैराग्राफ था बुक का। इसमें जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, पाउडर कोटिंग से उसका डेफिनेशन, पाउडर कोटिंग में ESD का फुल फॉर्म, फिर एनोडाइजेशन का फुल फॉर्म, एनोडाइजेशन का डिफाइन, कैथोड और एनोड पे कौन कौन सी गैसेस बनती हैं वो पता होना चाहिए, सिरेमिक में क्या इस्तेमाल किया जाता है, पोर्क्लेन में क्या इस्तेमाल होता है, बोन चाइना में क्या इस्तेमाल होता है और एडवांस सिरेमिक्स में क्या इस्तेमाल होता है, ये चारों पता होने चाहिए। किसको कितना कितना डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगता है ये भी पता होना चाहिए। कौन सबसे ज़्यादा हार्डर है, सबसे हार्डर कौन है, एडवांस सिरेमिक, उससे कम बोन चाइना, उससे कम पोर्क्लेन और उससे कम बस। तो ये तुम्हारी बुक का आखिरी का पार्ट यहाँ होता है ओवर। हमने पीछे से पढ़ना शुरू किया था, हमने इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था पेज नंबर 158 से। तो पीछे का हमारा ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा हो गया है। अब हम लोगों को आगे का पार्ट पढ़ना है, जिसमें मैंने कहा था कि आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार रेडियो एक्टिविटी पढ़ना शुरू करते हैं। पेज नंबर 154 में आ जाओ। ठीक है, और एक बार फटाफट पाउडर कोटिंग वाला पैराग्राफ रीड कर लो, अगर उसमें कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो।